नाग नागिन नागलोक से आए हैं। संदेश भेजा गया था आपको, आपका जवाब क्या है? ये है मेरा उत्तर। हे शिव जी, यहाँ आने के बाद मुझे जो फैसला सही लगा मैंने वो लिया। बस मेरा फैसला सही हो। ये सब बहुत कीमती ज्वेलरीज है, संभाल के रखना है, ठीक है? ये एंट्री करो। तुम आ गई? आजा आजा। सुनो तनिष्का, एक जूस लेके आओ। आ जाओ, बैठ जाओ आराम से आराम से। अब पूजा भी हो गई, अब जिद मत करना। मैंने जवाब दे दिया रखो। अच्छा किया। अच्छा वो तुमने नागलोक का चैप्टर क्लोज कर दिया, उनको बोल दिया कि हम लोग नहीं जाएंगे। नहीं रखो, हम जाएंगे। क्या? मैं वहां गई तो थी ना बोलने के लिए, पर पता नहीं क्यों दिल से आवाज निकली और मैंने अपने दिल की आवाज सुनी और बस हाँ कह दिया। प्रार्थना, ये तुमने क्या किया? तुम इसका मतलब जानती हो? हमारी ये हालत, ये प्रेगनेंसी कैसे जाएंगे हम? प्रेगनेंसी है इसलिए कह रही हूँ रघु कि हमें वहाँ जाना चाहिए। मतलब रघु, हमारे होने वाले बच्चे को पता होना चाहिए कि उनकी जड़ क्या है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, उनका स्थान क्या है, उनका वास निवास क्या है। प्रार्थना, तुम सफर करने की हालत में नहीं हो। रघु, तुम्हारी नींव है नागलोक, वही तुम्हारी बुनियाद है। अगर तुम वहाँ के महानागराज हो, वहाँ के मुखिया हो, तुम्हारे चाचा अनंत नाग की तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज जाते हैं वहाँ रघु, प्लीज। लेकिन कैसे जाएंगे? रघु, मेरी माँ ने मुझे कहा था कि नागलोक होने का रास्ता यमुना नदी के अंदर से होके जाता है। बस हम उसी रास्ते से जाएंगे और हम आज ही जाएंगे। ठीक है। अरे अब तो मैंने हाँ भी बोल दिया, तो फिक्र किस बात की? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, मैं उस इंसान के बारे में सोच रही हूँ जिसने मुझे रोका था। कौन था वो? और उसने मेरा पीछा क्यों किया? होगा कोई राहगीर या कोई। कुछ तो था उसके बारे में जो बहुत ज्यादा डरावना था, और उससे बड़ी बात यह है कि उसे ये सारी बातें पता थी। उसने कहा कि नागलोक मत जाना। क्यों कहा ऐसे? ओम धाम धीम धूम धुर्जटे शिवाय। ओम धाम धीम धूम धुर्जटे शिवाय। शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगले 5 साल में कभी भी शुरू हो सकता है। कब होगा ये? ये जो किताब छोड़ी गई थी उसके हिसाब से ये काम अभी शुरू होने वाला है, जो अगले 5 साल में पूरा होगा। मुझे उनके पास जाना होगा। थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। चांद मत देखिए, आपके लिए अच्छा नहीं। धरती छोड़कर कहीं मत जाना। कौन हो तुम और कब से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? चलिए मेरे साथ। हाथ छोड़ो इसका। मुझे फिर से आपके पास आना होगा।
मुझे पता है आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगी, पर इस बार तो आपको मेरी बात माननी ही होगी, क्योंकि जो इस बार होने वाला है उससे सिर्फ आप ही बचा सकती हैं शेषनागिन। मैं एक बार फिर से आपके पास बात करने आ रहा हूं। मैंने बच्चों को कह दिया कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो एक दूसरे को संभाल लें। आराम से, आराम से। लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। रघु, आज आंधी आया या तूफान, मैं नहीं रुकूंगी। मैं उन्हें जवाब दे चुकी हूँ कि हम आ रहे हैं। अब हम जाएंगे। लेकिन जाएंगे कैसे? मुझे तो इतना ही पता था कि यमुना नदी के अंदर जाना है, उसके बाद नागलोक का रास्ता दिख जाएगा। तो बस। विश्ववंती नदी के अंदर से जाओगी? रास्ता, तुम 7 महीने प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। रघु, मैंने ठान लिया कि मैं जाने वाली हूँ, तो मैं जाके ही रहूंगी। कुछ नहीं होगा। चलो। नहीं शेषनागिन, आप नागलोक नहीं जाएंगी। मैं आज आपको एक बहुत बड़ा सच बताने वाला हूं। मुझ पर विश्वास कीजिए। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं होता तो मेरे साथ चलकर देखिए, आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। चलिए मेरे साथ। हाथ छोड़ो इसका। मैं आपसे विनती करता हूं शेषनागिन, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखो, कौन हो तुम? बोलो, हर जगह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आपको इस बात का यकीन नहीं होगा शेषनागिन, लेकिन ये बात सच है कि अब से लेकर अगले 5 साल के अंदर भारत पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। क्या? पिछली बार जब ये संकट आया था तब आपकी माँ ने भारत को इस संकट से बचाया था, और इस बार इस संकट से भारत को बचाने के लिए आपको मेरे साथ आना होगा। क्या कहा? आप मेरे साथ चलिए। आप जब तक मेरे साथ नहीं चलेंगी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी। चलिए मेरे साथ। कहीं नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, तुम जाओ यहाँ से। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, बोलो। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अकेले में क्यों बात करनी है? शेषनागिन, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जैसे मैंने आपको कहा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है और अभी इसी वक्त करनी है। हाँ, तो जो भी कहना यही कहो ना। आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। चलिए। कहाँ ले जा रहे हो प्रार्थना को? मैं तो बस इन्हें कुछ दिखाना चाहता था। मुझे देख लिया ना, बस अब जाओ यहाँ से। इसने कैसे तुम्हारा हाथ पकड़ लिया? मैं तुम्हें इसके साथ अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। हम वहां जाएंगे जहां हमें जाना है। चलो। शेषनागिन, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था, पर आप तो आई नहीं। प्रोजेक्ट ये जगह आपके पिताजी की है, इसे मैं कंप्लीट कर रहा था। कई साल पहले ही संकेत आ गया था,
कृष्णा है, आपको इस मुसीबत को खत्म करना ही होगा, आपको धरती पर वापस आना ही होगा। ये नागलोक है क्या? और ये काले पत्थर? हाँ, मतलब धरती के दो लोग नीचे, नर्क से भी नीचे है नागलोक। तो आखिर हम नागलोक आ ही गए। रघु, कुछ मत सोचो, बस आगे चलते रहो। चलो। क्या हुआ? प्रार्थना, प्रार्थना, रघु, तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? तुम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, लेकिन प्रार्थना, हमारे आते किसी ने हम पे हमला किया है। शायद कोई चाहता है कि हम यहाँ नहीं आए। रघु, जिसे जो चाहना है वो चाहे। अब हम नागलोक आए हैं तो सबको मिलके ही जाएंगे। लेकिन ये हमला प्रार्थना। नहीं रघु, हो सकता है अब इत्तेफाक से कोई हादसा हो गया हो। तुम ज्यादा सोचो मत, चलो। लगता है कि चोर चोरी करके भाग रहे हैं। मैं भी उसे रोकता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि नागलोक में चोरी करेगा? मेरे होते हुए नहीं। सैनिकों, खजाना वापस उसकी जगह रख दो। तुम स्मरणा हो ना, नागराज तक्षक से बहुत सुना तुम्हारे बारे में। सुना होगा, मेरे चर्चे तो हर लोग पर है। पूछोगी नहीं मैं कौन हूँ?
तुम्हारा भाई। नागलोक पे आपका स्वागत है। अनंत चाचा से मिलने आए हैं ना? उनका कमरा उस तरफ है। स्वर्णा मुझसे ऐसे की बात कर रही थी? तुम फिक्र मत करो, वो भी तो तुमसे पहली बार मिल रही है ना। रिश्तों को फलने धीरे धीरे तुम दोनों का रिश्ता भी पास आ जाएगा। जो कि तुम्हें करनी चाहिए थी। तुम्हारे पिता की समाधि के बाद नागलोक की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ नहीं थे तो तुम्हारे स्थान पर तुम्हारा कर्तव्य अनंतनाग निभा रहे थे। ये जंग लड़कर, वो भी नागलोक के अनजान दुश्मनों के खिलाफ। और देखो देखो क्या हाल हो गया है इनका। तुम्हारे चाचा अब इस नागलोक की बागडोर संभालने के लिए सक्षम नहीं है, तो ये कर्तव्य अब तुम्हें निभाना होगा। मैं ही तुम्हें धरती पर छोड़ के आया था ताकि तुम अपने आप को स्वयं ढूंढ सको, और तुमने ढूंढ भी लिया। शेष नागिन से तुम्हारा मिलन भी हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि तुम इस नाग भूमि पर अपना कर्तव्य निभाने आओ। नहीं, मैं नहीं आ सकता। तुम्हें आना होगा। आप मेरी जिंदगी पे हुकूमत नहीं चला सकते। आप ही ने मुझे धरती पे भेजा था, और अब आप चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊं। अब मैं धरती का हो गया हूं। मेरा एक परिवार है, मेरा एक भाई था जो मेरा ख्याल रखता था, मेरी एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, कई सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर, मेरी बीवी है, मेरी संतान आने वाली है। मैं यहाँ नहीं आ सकता। वाह रघु वाह, अपने पारिवारिक बंधनों और मोह में कितने आसक्त हो, लिप्त हो देख सकता हूं मैं। लेकिन अगर जिम्मेदारियों की बात करते हो तो नागलोक के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी का क्या? कैसे भाग सकते हो अपनी जिम्मेदारी से, वो भी तब जब नागलोक को तुम्हारी इतनी आवश्यकता है। ये जख्म तुम्हारे थे लेकिन खाए इन्होंने। जब तक लड़ सकते थे ये लड़े, क्योंकि ये पूरे नागलोक को अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। और तुम कहते हो कि सिर्फ तुम्हारी बीवी और बच्चा ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर ये सब हुआ कैसे? ये अनजान दुश्मन था कौन? वो अनजान दुश्मन कौन था ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इन पर हमला हुआ, इनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। इस नागलोक का कोई राजा नहीं है। इस नागलोक को हत्याने के लिए ये सब किया गया। तो चाचा जी से कहिए कि राजपद त्याग दें। तुम समझते क्यों नहीं हो? हम 8 नागराज, तक्षक, वासुकी, महापद, पद, कुलिक, कारकोटक, शंख और मैंने शेषनाग को नागलोक का उत्तराधिकारी को चुना था। अब वो नहीं तो उनका वंशज, यानी कि तुम्हें यह कर्तव्य निभाना होगा। मैं कोई राजा नहीं हूँ। मैं एक साधारण सा जेवर चलाने वाला साधारण सा मालिक हूँ, जो धरती पे अपनी दुकान चलाता है और चलाता रहेगा। मैं कल धरती पे वापस लौट जाऊंगा, और आप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगा। यदि ये नहीं चाहता तो इस पे दबाव मत डालिए। नागलोक मैं संभाल लूंगी। स्वर्णा बस, इस विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, तो अब और नहीं। और हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छी योद्धा हैं, लेकिन इस नागलोक के राजपाट को योद्धा की नहीं, एक राजा की आवश्यकता है। बिल्कुल, राजपाट संभालने के लिए इससे बेहतर और कौन ही मिलेगा, जिसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, हमारे बारे में नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि चाहता क्या है। स्वर्णा, मेरा जवाब अब भी नहीं है। जब मन परेशान हो ना तो कुछ खा लेना चाहिए।
मैं मृगनैनी, तुम्हारी बहन, कब से तुम्हारा रास्ता देख रही थी। तुम्हें पता भी नहीं है कि कितनी देर तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया। भाई, चलो कोई तो है जो रघु की उदासी कम कर सकता है। बिना मिले ही चली जाएंगी भाभी? लगता है बहुत जल्द मेरा भतीजा या भतीजी आने वाली है, तो फिर हम सब एक साथ यहीं रहेंगे ना। भाई को क्या हो गया? वो थोड़ा थक गए हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। मैं आती हूँ। क्या हुआ रघु? प्रार्थना, ये सब जो हो रहा है वो हम धरती पे रहने वाले हैं, यही सोच रहे हो ना? हाँ, चाचा जी मेरे बदले लड़ने गए और इतने जख्म खा के आए। बाबा ने समाधि ली जिनसे आज तक मैं मिला भी नहीं हूँ, और मुझे अकेले छोड़ के उन्होंने समाधि क्यों ली? क्योंकि वो चाहते थे कि तुम अपनी किस्मत को खुद ढूंढो। प्रार्थना, ये मेरी किस्मत नहीं है। मुझे यहाँ नहीं रहना है। लेकिन क्या? मुझे ऐसा लगता है कि क्या लगता है? कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, कि मुझे ये लोग कहीं से कहीं तक अपने नहीं लगते। बाबा ने समाधि ली और एक बार मेरे बारे में सोचा तक नहीं, बल्कि आज से पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे बाबा कौन है, और ये कालिया नाग मुझे नदी में छोड़ा है, और अचानक कितने साल बाद आके ये कहता है कि मैं इसे छोड़ के यहाँ आ जाऊं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ प्रार्थना? मैं नहीं आ सकता। और अगर मैं यहाँ के लिए बना हूँ, और अगर मैं इनका शेषनाग हूं, तो उन्हें कई साल पहले बता देना चाहिए था कि मैं कौन हूँ। कोई तो होगा जो मेरी परवाह करेगा। रघु देखो, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत हो। तुम चाहते हो ना कि हम धरती वापस लौट जाए, तो चलो उन्हें बता दो कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना। देखो रघु, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। चलो चलते हैं, मैं उनसे विदा लेके आता हूँ। मिले उनसे, बताया उन्हें, क्या कहा उन्होंने? क्या हुआ? आप सब ऐसे भाग क्यों रहे हैं? देगा, हम सबको खत्म कर देगा। हम नाग नागिनों की जान के पीछे पड़ा है वो। उसने मेरे पति को मारा है, मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया। जब राजा नहीं होता तो प्रजा का यही हाल होता है। अब हमें कौन बचाएगा? भागो! हमें इसके आतंक को रोकना होगा।
हे महादेव, ये क्या हो गया? कौन था वो? नागिन नागिन? वो जो भी था रघु, जिस तरह से वो नागलोक के लोगों पर वार कर रहा था, साफ साफ दिख रहा था कि वो पूरे नागवंश का विनाश करना चाहता है। आज तो आपने हमें बचा लिया शेषनाग, लेकिन अब आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। आपके जाने के बाद वो फिर आएगा, फिर हमला करेगा, फिर हमें बचाने कौन आएगा? हमारे रक्षक अनंतनाग, वो इस अवस्था में नहीं रहे कि वो हमारी रक्षा कर सके। शेष नागिन, आपकी माँ भी एक शेष नागिन थी, एक रक्षक थी, एक देशभक्त थी। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए क्या कुछ नहीं किया। इतने खतरों का सामना किया तो आप शेषनाग को क्यों नहीं समझाती कि वो इस लोक के कर्ता धर्ता हैं। हमारी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मैं नागलोक में रहूंगा। रघु, इससे खुशी की बात और पूरे नागलोक के लिए क्या हो सकती है? आपके इस फैसले से आज पूरा नागलोक आपके प्रति कृतज्ञ है। बोलो शेषनाग की जय! शेषनाग की जय! शेषनाग की जय! हर हर महादेव! जय भोलेनाथ। चाचा जी, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। आपकी ये स्थिति मेरी वजह से थी, पर आप फिक्र मत कीजिए। मैं धरती जाऊंगा और वहां के सारे काम पूरे करके वापस आऊंगा। अब नागलोक की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, और वो जो भी दुश्मन था वो आज के बाद हमारे किसी नाग या नागिन को एक खरोच नहीं पहुंचाएगा। मैं वापस आऊंगा। रघु, क्या हम सच में वापस आएंगे? हाँ प्रार्थना, अब नागलोक की सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं। धरती छोड़ने का वक्त आ गया है। रघु, ये तूफान बहुत भयानक है। हम नदी के किनारे कैसे जाएंगे? प्रार्थना, तुम बस मेरा हाथ पकड़ के रखो, हम ये तूफान पार कर जाएंगे। प्रीति, रघु, कहाँ थे तुम दोनों? अच्छा वो भाई भाभी आप दोनों आ गए। डिनर रेडी, आके डिनर कर लो। बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। इतनी रात हो गई, बच्चों ने खाना क्यों नहीं खाया?
भाभी आपको तो पता है ना, जब से आप प्रेग्नेंट हुए बच्चे आपके बिना कुछ नहीं खाते। अब तो ऐसे लगने लग गया है कि ये सब ना एक पल भी आप दोनों के बिना नहीं रह सकते। टीना, बंटी, उठो, खाना खाएंगे। ये क्या है? मुझे मेरे घर आके मिली है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं होता तो मेरे साथ चलकर देखिए, आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि मैं गलत नहीं बोल रहा। रात में इसने हद कर दी, तुम कहो तो मैं से जाके। नहीं रहो, हमने उसे बहुत अच्छा सबक सिखा दिया, अब वो हमारे पीछे नहीं आएगा। प्रीति दीदी चलो खाना खा लेते हैं। कैसे कहूँ बच्चों से कि हम इन्हें छोड़ के जा रहे हैं। बचा पार्टी, कल आप सबके लिए शॉप पे एक सरप्राइज पार्टी रखी है, बहुत मजा आएगा। ये देखिए, ये है हमारा नया सेट एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ न्यू कलेक्शन। देखिए देखिए, तो दिख रहा है ना कि क्लाइंट्स को हैंडल कैसे करना है। हाँ बट रघु, तुम मुझे ये सब क्यों सिखा रहे हो? सब पता चल जाएगा। कैसा लगा? इट्स ब्यूटीफुल। अरे बच्चा पार्टी, इन्हें दिखाओ। मेरे बच्चा पार्टी, आ जाओ, तुम सबके लिए एक मस्त सा सेटअप लगा है, इन्हें दिखाओ। रघु भाई, ये सब क्या है? और हमने कुछ लॉयर्स को भी देखा अंदर आते हुए, कोई पेपर्स रेडी हो रहे हैं। आप लोग शॉप बेच रहे हो क्या? रघु, तुम सच में? नहीं नहीं, हम शॉप बेच नहीं रहे हैं, बस कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। कहाँ? अब्रॉड। हम अब्रॉड जा रहे हैं। वाह, सिंगापुर या अमेरिका? अरे पगली, हम लोग तो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। नहीं नहीं, वो हम सब नहीं जा रहे, बस मैं और आपके जीजू जा रहे हैं। तो इसका मतलब आप दोनों हमसे पीछा छुड़ा के जा रहे हो? पर क्यों? क्योंकि एक नया स्टोर ओपन करने का असाइनमेंट मिला है अमेरिका में, तो जाना पड़ेगा। एंड इतना बड़ा मौका है, हाथ से कैसे जाने देंगे हम लोग? फिर हम क्यों नहीं जा रहे? नहीं, वो बहुत दूर है ना। अमेरिका इतना दूर कहाँ है? अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, सेटअप करने में टाइम लगेगा, है ना? और फिर नया बेबी आने वाला है एंड दीदी का पूरा टाइम जाएगा उसमें, इसलिए। तो फिर हम हमारे नए बेबी भाई या बेबी बहन से नहीं मिल पाएंगे। हमें बहुत बैड फील होगा रघु जीजू। अरे तो कोई नहीं, एक बार हम सेटल हो जाएं और तुम लोग मिलने आना वहाँ पे। क्यों? हमें आना है आपके साथ। देखो, हम पहले वहाँ जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि सब कुछ ठीक है भी कि नहीं, और उसके बाद हम आप लोगों को भी बुला लेंगे, फिर तुम लोग भी आ जाना। तब तक के लिए गौतम भैया और सोनिया दीदी है ना, तुम सबका ध्यान रखने के लिए। गौतम, सोनिया, मैंने ये सब तुम्हारे नाम कर दिया। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे अभी हमें जाने में टाइम है, और जब तक हम यहाँ हैं हम खूब सारी मस्ती, खूब सारी पार्टीज करेंगे। आप सबके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। टीना कहाँ गई?
ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? क्या किया तुमने टीना के साथ? कुछ नहीं शेषनागिन, ये बस सो रही है। मैं इसे कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता। शेषनागिन, आपको यहाँ लाने की बहुत कोशिश की पर आप नहीं आई, और इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था आपको यहाँ बुलाने के लिए। माफ कीजिए। लगता है कल की लड़ाई तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। नहीं शेषनागिन, नहीं शेषनागिन, मुझे आपको और इन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। बस आपको मैं यहाँ पर एक बात बताने आया हूँ। प्लीज मेरी बात 2 मिनट सुन लीजिए। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर से कोई चाल चल रहे हो। नहीं शेषनागिन, मेरी ये चाल होती तो मैं आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकता था, कुछ कर सकता था। आपको जेल से बाहर क्यों निकालता? मैं गलत कैसे हो सकता हूँ शेषनागिन? मैं बस आपको कुछ बताने आया हूँ। 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं शेषनागिन, मेरी बात। शेषनागिन, अगर आपको मेरी बात में यकीन नहीं होता तो ये देखिए, ये देखिए। भारत पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। 2020 की तरह भारत पर एक फिर से जहरीला दौर आएगा, और उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक ये संकट आएगा तब तक मैं बचूंगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर इस समस्या का समाधान तुम्हें निकालना होगा। प्राचीन काल से ये मान्यता है कि जब जब इस देखिए शेषनागिन, ये है आपके पापा प्रोफेसर जीत पाटिल, मेरे गुरु। बस यही बताना था मुझे आपको, और इन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा था। पर उनकी तो मौत हो चुकी। कुछ बातें हैं जो उन्होंने मुझे बताई थी, और वो चाहते थे वो बातें मैं आपको बताऊं। सर, आपको क्या लगता है? हमारे आसपास कहीं कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। कोई बहुत बड़ी मुसीबत का आगमन हो चुका है। कुछ और भी होने वाला है। इस देश में एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। कैसा खतरा? हमारे देश के पीछे बहुत सारे दुश्मन हैं। एक दुश्मन वो जो अभी वार करने वाला है, और एक कुछ साल बाद। पर सर, अगर देश पर ऐसा कोई खतरा आएगा तो हम देश को कैसे बचाएंगे? कौन बचाएगा? मेरी बेटी। आपकी बेटी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इतने बड़े देश को आपकी बेटी अकेले बचा लेगी? देश में बहुत साल पहले एक वायरस आया था। उस वक्त मैंने प्रथा की मदद ली थी। कौन प्रथा? कोई थी। हमारे देश में आज रात को एक ट्रक आ रहा है, और वो एक ऐसा जहर यहाँ पे ला रहा है, एक ऐसा जहर जो अगर यहाँ के पानी में फैल गया तो ऐसी महामारी फैलेगी कि कोई नहीं बचेगा। अब देश पे फिर वही संकट आ रहा है। हमारे देश को खतरा है दुश्मन देश से, और इस बार प्रार्थना मदद करेगी। लेकिन सर, ये संकट कब आएगा? वैसे तो कोई समय निश्चित नहीं है संकट का, लेकिन ये संकट हमारे देश में हर 7-8 साल में आता ही आता है। तो गणित कहती है कि कुछ साल बाद फिर ऐसा ही कोई वार होगा। ये पेपर याद रखना, और हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो रहा है, इस किताब को देख लेना। तो एक बात याद रख, किसी भी तरह प्रार्थना तक पहुंचना है। पर सर, प्रार्थना क्यों? क्योंकि वो प्रथा की बेटी है। जो गुण माँ में थे वही सारे गुण बेटी में भी हैं। एक वही है जो प्रथा के बाद इस देश को बचा सकती है। आपके पापा एक प्रोजेक्ट में बिजी थे, फिर अचानक उसके कई साल बाद आपके पापा की मौत हो गई। मैं जानता था कि आप आसपास ही, और आपके पापा की मौत भी कोई साधारण मौत नहीं थी। उन्हें दुश्मनों ने मारा था, और मैं ये भी जानता था कि आप आसपास कहाँ हैं। हर वक्त मेरी नजर आप पर ही थी। जब महक ने आपको जेल भिजवाया था, मैंने ही आपकी मदद की थी आपको जेल से बाहर निकालने में। मैं जानता था आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप बहुत विशेष हैं, और आप ही हैं इस भारत को संकट से बचाने के लिए। आपकी माँ भी एक शेष नागिन थी, और आप भी हैं
आपकी माँ ने भी प्रोफेसर की मदद की थी इस देश से वायरस को भगाने के लिए, और आपने भी बहुत साल पहले अपने पापा का साथ दिया था, जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ, मैंने उनकी मदद की थी, पर तब मुझे ये नहीं पता था कि हमारे देश पर फिर से कोई नया संकट आने वाला है। देखिए शेषनाग, इस प्रोजेक्ट के 2 भाग थे। इसका एक भाग हो गया है, वासुकी मंदिर पे जो वार हुआ था, याद है ना आपको? आपने अपने पापा का उसमें साथ दिया था। दुश्मन देश का सबसे कीमती खजाना चुरा कर वहां से भागने वाले थे। वासुकी मंदिर में जो हीरे थे, उन्हें चुराने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, और आपने अपने पापा का साथ दिया था। अब प्रोजेक्ट का दूसरा भाग होगा। वो प्रोजेक्ट, आपके पापा बहुत शिद्दत से उस पर काम कर रहे थे, पर शेषनागिन, एक अजीब सी चीज हुई। उन्होंने लिखा भी था कि भारत पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। 2020 की तरह भारत पर एक फिर से जहरीला दौर आएगा, और उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक ये संकट आएगा तब तक मैं बचूंगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर इस समस्या का समाधान तुम्हें निकालना होगा। एक कमरा शेषनागिन जिसमें बहुत अजीब सी चीजें हो रही। 5 से 6 लोगों की जहर से मौत हो चुकी। कोई नागिनों का नाम खराब कर रहा है, नागिन के जहर से सबको मारना चाहता है। मुझे और कोई खतरा मोल नहीं लेना है, पर मुझे प्रार्थना और हमारे आने वाले बच्चे की रक्षा करनी है। एक कुड़ी, और उसके बाद उनकी मौत हो गई, और आप भी यहां से चली गई। और आज देखिए, इतने साल बाद आपके सामने खड़ा हूं, आपका संदेश लेकर, जो आपके पापा ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। प्रथा बेटा, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो ना, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और तुम भी जिंदगी की राहों में बहुत आगे निकल चुके हो। पर तुम्हें अब भी जिंदगी से लड़ना है। बहुत कुछ ऐसा है जिसका सामना करना है, इसलिए तो तुम बनी हो शेष नागिन। और एक शेष नागिन की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो तुम्हें निभानी है, और मैं जानता हूँ कि तुम बखूबी निभाओगी। कुछ साल बाद तुम्हें मेरी चिट्ठी मिलेगी, और जब मेरी चिट्ठी मिलेगी तब तक भारत वापस संकट में आ चुका होगा। वो संकट की शुरुआत हो या संकट का अंत, मैं नहीं जानता, पर जो भी बात है, अगर ये चिट्ठी तुम्हारे पास आई है तो इसका मतलब भारत पे संकट शुरू हो चुका है। बेटा, एक बात जरूर याद रखना, तुम्हारा पहला प्यार, तुम्हारा पहला रिश्ता, तुम्हारा पहला कर्तव्य भारत से है। उस धरती से है जिसने तुम्हें जन्म दिया, उन लोगों से है जिनको तुम भारतवासी मानते हो। जहाँ भी हो, जिस भी हालात में हो, सब कुछ छोड़ के देश को बचाओ। तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म तुम्हारी धरती है। अपनी माँ की जिम्मेदारी को तुम निभाओ। एक कमरा शेषनागिन जिसमें बहुत अजीब सी चीजें हो रही। 5 से 6 लोगों की जहर से मौत हो चुकी। कोई नागिनों का नाम खराब कर रहा है, नागिन के जहर से सबको मारना चाहता है। मुझे और कोई खतरा मोल नहीं लेना है, पर मुझे प्रार्थना और हमारे आने वाले बच्चे की रक्षा करनी है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शमास टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा नया फ़ोन आया है सैमसंग S23 अल्ट्रा, उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, और जो इसके प्राइस टैग जो होने वाला है पाकिस्तान की कंट्री में, तो उसकी बात करेंगे। तो पहले जो आया सैमसंग S22 अल्ट्रा, वो भी सेम उन्होंने बिल्कुल ना, जैसे कहते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया हुआ है आगे S23 अल्ट्रा, लेकिन थोड़ी बहुत तो चेंजेस हुई होगी, तो वो अभी हम देख लेते हैं। उनकी वेबसाइट पे अगर आपने प्री बुकिंग करनी है तो वो भी आप जा सकते हैं प्री बुकिंग के लिए। अल्ट्रा रिबॉन, इसका मतलब मुझे पता नहीं है क्या होता है। मोर इनोवेशन, लेस फुटप्रिंट, इसका डिज़ाइन देख लें कितना अच्छा है। ये वैसे भी मैंने यूज़ नहीं किया, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। लुक वाइज बहुत अच्छा है और स्मूथ भी है। और बात करें तो डाउन टू अर्थ फोन
ये इसके वेरिएंट्स अगर आप चेक करें तो 4 कलर में वेरिएंट्स आते हैं, ग्रीन, फैंटम ब्लैक, लेवेंडर और क्रीम कलर जो कि वाइट है ऑब्वियसली। और डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो रिसाइकल ग्लास यूज़ किया है, रिसाइकल पेट फ्रेम, रिसाइकल ग्लास, और एस पेन भी जो है उसका भी कवर इन्होंने सही डाला है। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है कि सैमसंग मोबाइलों में जो कि है उसकी पेन और इसकी जो मतलब कि स्पेशल चीज़ है, अगर हम फ़ोन का कंपेयर करें ना कैमरा आईफोन और सैमसंग के साथ, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सैमसंग बेटर है। लोग समझते हैं कि आईफोन बेटर है, लेकिन मेरी नज़र में सैमसंग बेटर है। कोस अगर आप कंपेयर करके देखें ना तो S23 अल्ट्रा ज़्यादा मतलब कि अंधेरा भी हो तो लाइट में आपको ऐसा दिखाएगा कि बहुत ज़्यादा लाइट है। और कैमरे की बात करें तो इधर 6 कैमरे दिए गए हैं। जो इसका सेल्फी कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल है। अल्ट्रा वाइड एंगल जो पीछे है वो भी 12 मेगापिक्सल है। और जो वाइड एंगल कैमरा है सेकंड कैमरे की भी जो बात करूँ, जो बैक साइड पर है वो है 200 मेगापिक्सल। और जो ऑप्टिकल जूम होता है 10x वाला वो है 10 मेगापिक्सल। लेकिन आपने वीडियोस में देखा होगा कि 100x जूम होता है सैमसंग में, और वो इतना क्लियर दिखा रहा होता है, वो इसी का कमाल होता है। और 3x जो है टेलीपोर्ट कैमरा, वो जो आप देखे होंगे कि सैमसंग में उनकी पिक्चर अच्छी सी आ जाती है, ये वो है। और अगर आप बात करें वही जो मैंने अभी बताया कि नाइट्रोग्राफी बहुत अच्छी हो सकती है, लो लाइट जितनी भी हो, लेकिन सैमसंग आपको ऐसा लाइट स्टूडियो लाइट एक्सपीरियंस देगा आपको। नाइट पोर्ट्रेट भी है जो कि शायद ही आईफोन 14 प्रो मैक्स में हो। और अल्ट्रा वाइड भी है इसमें, नाइट वीडियो जो कि बहुत अच्छी बन सकती है देखें। और इसकी बात कर रहा था मैं, हाइड्रोलैब हाइपर लैब्स, मतलब कि जो ये उस जगह पे जा सकते हैं मतलब कि पहाड़ी इलाकों में जा सके आप। उधर जो स्टार्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, अगर आप उनका टाइम लैप्स बनाना हो, मेरे के फास्ट फॉरवर्ड होता है जो, वो बनाना हो तो ये समझ सकता है। हाई रेजोल्यूशन 200 मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा होता है। वैसे एंड्रॉयड के मेगापिक्सल और आईफोन के मेगापिक्सल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक्सपर्ट रहा ये कि पिक्चर का रिजल्ट आप देख सकते हैं। परफॉर्मेंस मुझे सैमसंग में एक चीज़ आपको बता दी कि जो हर्ट्स होते हैं ना, 120 हर्ट्स 124 हर्ट्स बहुत मैटर करते हैं, और वो सैमसंग में बहुत अच्छे आते हैं। आईफोन पे अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आईफोन 14 प्रो मैक्स में भी इतने नहीं अच्छे आते हैं। ठीक है। और बैटरी की अगर बात करें तो बैटल्स बहुत लंबी बैटरी है इसकी। और अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, एस पेन के बहुत ही फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल मतलब कि बहुत स्मूथ चल रहा होता है। और स्मार्ट स्विच का तो पता ही है कि सैमसंग में होता है कि अगर आपने नया मोबाइल लिए तो उसको मतलब कि डाटा ट्रांसफ़र करना हो तो सबसे फास्टेस्ट वे है स्मार्ट स्विच। और मल्टीटास्किंग सकता है जो कि आईफोन 14 प्रो मैक्स में शायद नहीं आया। उसका रिव्यू मैं अगले वीडियो में दूंगा। और सैमसंग हेल्थ, सॉरी थोड़ा मुझे काम हुआ हुआ है, वीडियो इंटरप्शन के लिए सॉरी। और सैमसंग हेल्थ भी है जो कि आईफोन में भी होता है। ये वीडियो कंपेयर करने के लिए नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ। ये देखें लुक कितनी अच्छी है। और अब हम आते हैं, कंपेयर करना हो तो इसके दो वेरिएंट आ रहे हैं, एक S23 अल्ट्रा आ रहा है और एक S23 आ रहा है। S23 में वही कलर्स है, ग्रीन, फैंटम ब्लैक और लेवेंडर क्रीम। और गैलेक्सी S23 में वही कलर है, लेवेंडर क्रीम, फैंटम ब्लैक और ग्रीन। अगर आप गैलेक्सी S23 देखें, ये थोड़ा F21 वाली लुक दे रहे हैं, बस एक लाइन नहीं है इसके अंदर। और S23 साइज के कंपेयर में भी बहुत है। एसेसरी जो आती है इसके साथ, इसकी जो एसेसरीज है, केस केस नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। और ये इसकी बाद में बात करेंगे अब। तो अगर इसका प्राइस टैग देख ले तो प्राइस टैग इसका होने वाला है
$789। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अगर फीचर्स की बात करें तो सही है। इसकी फीचर्स देख लेते हैं। वेट इसका 80 ग्राम है। गोरिल्ला ग्लास दिया गया है। नैनो सिम, ई सिम, सिम में दो सिम में फीचर वेरिएंट आता है। और डायनेमिक ओलेड। हाँ, सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे ये चीज़ है 120 हर्ट्ज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाती है आपकी स्क्रीन को। और HDR10 है, जो कि आप देखते हैं कि नेटफ्लिक्स के सीजन में इस्तेमाल होता होगा। 6.1 इंचज़ इसका डिस्प्ले का जो साइज़ है वो है। रिजोल्यूशन है 180, जो कि 2K आता है। रिजोल्यूशन पता नहीं क्यों कम है। एंड्रॉयड 13 जो कि लेटेस्ट है। UI 5.1 जो कि नया OS आ रहा है हर जगह। और ये स्नैपड्रैगन 8 इसके अंदर ओक्टा कोर CPU के साथ। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 128 GB 8 GB रैम का वेरिएंट है। और 256 GB में भी आता है, 512 GB में भी आता है। और कैमरे की बात कर ली, सेल्फी कैमरे की बात कर ली, वाईफाई फीचर, फिंगरप्रिंट भी दिया गया इधर। और फेस लॉक नहीं है शायद, फेस लॉक पता नहीं क्या नहीं है शायद। और बैटरी की मैंने वैसे बता दिया। टेस्ट वगैरह सारा कुछ हो गया। प्राइस की अगर बात करें तो अमेजोन में 789। और सैमसंग भी अच्छा है, बेस्ट बाय भी अच्छा है, जो कि अमेरिकन कंपनी है। यूज़ तो नहीं किया लेकिन मेरे दोस्त ने यूज़ किया हुआ है। तो आज का रिव्यू यही खत्म होता है कि इस बार फीचर्स वगैरह ने बता दिए आपको एक ही वीडियो में, जो कि शॉर्ट वीडियो थी। तो चैनल को करना सब्सक्राइब और करना वीडियो को लाइक। और अगले ही वीडियो में मिलेंगे एक और मोबाइल के रिव्यू के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।